नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में रामलला हुए विराजमान, नागर शैली में बना है मंदिर, पवित्र सप्त नगरी में शामिल है अयोध्या। वैज्ञानिकों ने खोजी सबसे बड़ी डीप सी कोरल रीफ, यूएसए के तट पर खोजी गई है रीफ। भविष्य में और भी संभावनाएं हैं मौजूद। और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हुई लॉन्च, पहली स्वदेशी वैक्सीन है हैवीश्योर। लीवर का रोग है हेपेटाइटिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर। एक लंबी प्रतीक्षा, कानूनी लड़ाई और राजनीतिक संघर्षों के बाद आज 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान अयोध्या में विराजित हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 को अभिजीत मुहूर्त में की गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में हुई प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई राजनेता मौजूद रहे। कहा जाता है कि जो देश अपनी संस्कृति को बचाए रखता है वो देश बचा रहता है। राम भारत की संस्कृति का ही एक ऐसा अंग है। राम भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राम अपने वनवास के दौरान वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के वन मार्गों से गुजरे थे। राम भारत की लोक गाथाओं में बसे हैं। लोग उनकी कथा को सुनकर अपने मुश्किल वक्त में प्रेरणा लेते हैं। राम बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हैं। वे त्याग की नैतिकता की प्रतिमूर्ति हैं। राजतिलक के वक्त पिता के वचन के लिए गृह त्याग करने वाले राम भारत के हर पिता के लिए पुत्रवत हैं। राम वो नायक हैं जिनका शत्रु भी उनके हाथों मृत्यु के बाद उन्हीं का नाम लेते हुए प्राण त्याग देता है। राम युद्ध के वो योद्धा हैं जो क्षमता होने के बावजूद समुद्र से प्रार्थना करना चुनते हैं। राम सांसारिक जीवन के हर मोर्चे पर काम आते हैं। इसलिए भारतीय परिवेश में राम का दैवीय चरित्र ही नहीं बल्कि मानवीय चरित्र लोकप्रिय है। अयोध्या राम की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अयोध्या का वर्णन पुराणों और वेदों में भी है। अथर्ववेद में अयोध्या को स्वर्ग के समान बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक 7 पवित्र नगरों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका शामिल हैं। इन सप्तपुरियों में अयोध्या को पहला स्थान दिया गया है। इन 7 नगरों को मोक्षदायक बताया गया है। रामायण के मुताबिक अयोध्या को वैवस्वत मनु महाराज ने बसाया था। अयोध्या में राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। उत्तर भारत में गुप्त काल के आखिरी दौर में नागर शैली उभरी थी। इसकी विशेषताओं की बात करें तो नागर मंदिर का मुख्य भवन एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। इस पर एक गर्भगृह बना होता है। गर्भगृह वह स्थान होता है जहां मंदिर के मुख्य देवता विराजमान होते हैं। जैसे आज राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में ही की गई है। गर्भगृह को मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। इसके ऊपर ही शिखर होता है जो कि नागर शैली का एक अहम पहलू है। नागर शैली के भीतर भी कई प्रकार होते हैं, जैसे वल्लभी, भूमिजा, शेखरी, लैटिना और फमसाना। हमारे पेट के राइट साइड पर मौजूद लीवर हमारे शरीर का बहुत ज़रूरी अंग है। खाना पचाने से लेकर पित्त बनने जैसी ज़रूरी कामों को ये हमारे शरीर के अंदर करता है। इसे जिगर या यकृत जैसे नामों से भी जाना जाता है। विज्ञान के हिसाब से अगर शरीर के अंदर मौजूद लीवर का काम करना बंद कर दिया जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। शरीर के इतने ज़रूरी अंग के खराब होने के पीछे कई वजहें होती हैं। इनमें में से एक है हेपेटाइटिस। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हेपेटाइटिस ए के लिए देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैवीश्योर को लॉन्च किया है। ये वैक्सीन हेपेटाइटिस ए से लड़ाई में भारत की तरफ से अहम कदम है। अभी तक हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन भारत द्वारा आयात की जा रही थी। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर का इन्फ्लेमेशन। लीवर शरीर का अहम अंग है जो कि पोषक तत्वों को संसाधित करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और संक्रमण से बचाता है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल टॉक्सिन्स, कुछ दवाओं और कुछ मेडिकल कंडीशंस के चलते हेपेटाइटिस हो जाता है।
आमतौर पर ये वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। ये वायरस 5 तरह के होते हैं, A, B, C, D और E। इसमें हेपेटाइटिस A और B दोनों के लिए वैक्सीन्स मौजूद हैं, लेकिन C के लिए अभी मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस D के लिए भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को होता है जो हेपेटाइटिस B से जूझ रहे होते हैं। हेपेटाइटिस D को डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 28 जुलाई 2018 को नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। यह वायरल हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन और कंट्रोल के मकसद से लाया गया था। SDG 3.3 में वायरल हेपेटाइटिस को साल 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इदाते आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर जोर दिया है। अब सवाल है कि इदाते आयोग क्या है और NHRC इसे लागू करने पर क्यों जोर दे रहा है। दरअसल भारत में डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स पाई जाती हैं। इनको विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु भी कहते हैं। ये ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में नोटिफाइड किया गया था। इस अधिनियम को 1952 में स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा निरस्त घोषित कर दिया गया था। इसलिए इन समुदायों को डीनोटिफाइड कहा जाता है। ये समुदाय खानाबदोश होते हैं और इनका कोई भी स्थायी घर नहीं होता है। ये समुदाय समाज में सबसे कमजोर और वंचित होते हैं। इन्हीं ट्राइब्स के कल्याण के मकसद से इदाते आयोग गठित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष भीखू रामजी इदाते थे। इसी आयोग ने डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए एक स्थायी कमीशन के गठन की सिफारिश की थी। इदाते आयोग ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 को निरस्त करने की सिफारिश की थी। आयोग ने इन समुदायों के लिए एक अलग अनुसूची बनाने की सिफारिश की थी ताकि ये समुदाय आरक्षण का और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। सिफारिश में यह भी कहा गया था कि अगर अलग अनुसूची बनाना संभव नहीं है तो SC, ST या OBC कैटेगरी के तहत ही इस समुदाय की सब कैटेगरी बना दी जानी चाहिए। आपने कोरल लीफ के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आज हम आपसे डीप सी कोरल लीफ पर बात करने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने US अटलांटिक कोस्ट के मीलों दूर अब तक ज्ञात सबसे बड़े डीप सी कोरल लीफ को मैप किया है। हम यहाँ बात कोरल लीफ की ही कर रहे हैं। बस डीप सी कोरल लीफ समुद्र के अंदर बहुत गहराई में पाई जाती है। वैज्ञानिकों को डीप सी कोरल लीफ के बारे में जानकारी लंबे वक्त से है, लेकिन अब तकनीकी ने इसे मैप करना संभव बनाया है। ये कोरल लीफ 200 से 1000 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं, जहां सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। ये रीफ फ्लोरिडा से साउथ कैरोलिना तक 500 किलोमीटर के दायरे में विस्तारित हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रीफ्स विभिन्न तरह की मछलियों, मसलन स्क्वाट फिश, शार्क, सी स्टार के लिए आवास मुहैया कराती हैं। गौरतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स के बारे में वैज्ञानिकों के पास ज्यादा जानकारी उपलब्ध है क्योंकि इन तक पहुंच आसान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तो दुनिया के ओशन फ्लोर के केवल 25% ही मैपिंग की गई है। भविष्य में और बड़े आकार की डीप सी कोरल रीफ्स मिलने की संभावना है। ब्लैक कोरल रीफ्स DC कोरल्स का एक उदाहरण है। ब्लैक कोरल्स का एक समूह होता है जो कि एंटीपैथेरिया समूह से ताल्लुक रखते हैं। ब्लैक कोरल्स दुनिया भर में किसी भी गहराई पर पाए जा सकते हैं। साथ ही ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस भी नहीं होते हैं। इन्हें प्रकाश की जरूरत भी नहीं होती है, इसलिए गहरे पानी में सरवाइव कर पाते हैं। आपको बता दें कि कोरल्स ऐसे मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती। ये सिंगल सेल एल्गी जंजुथैले के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं। भारत में कोरल्स गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप समूह और मालवान में पाए जाते हैं। चलिए अब बारी है आज की रैपिड न्यूज पर नजर डालने की।
जापान ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल एक अमेरिकी विकसित हथियार है जिसे क्रूज मिसाइल के नाम से वर्गीकृत किया गया है। इसे किसी भी जहाज या पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल के विभिन्न संस्करणों की मारक क्षमता 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा इसे कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके चलते रडार पर इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के अवसर पर भारत ने एक नए गठबंधन अलायंस ऑफ ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी की घोषणा की है। यह गठबंधन महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम में दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश के अवसरों को एक साथ लाएगा। इस पहल में विश्व आर्थिक मंच एक नेटवर्क पार्टनर के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया एक संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक दावोस में आयोजित की गई है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसका शीर्षक वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग विचार के लिए अतिरिक्त मामले नियम 2024 था। दरअसल इस अधिसूचना के द्वारा कुछ प्रजातियों के व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं जो पहले प्रतिबंधित थे। यह वन्य जीव व्यापार नियमों में 1983 के बाद में किया गया पहला संशोधन है। इस अधिसूचना के तहत सरकार ने उन व्यक्तियों या संस्थाओं को लाइसेंस देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो सांप के जहर, जानवरों के हार्ड मांस के व्यापार से जुड़े हैं या इन जानवरों को पालने या अन्य वजहों के लिए कैद में रखते हैं। हालांकि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। भारत की मादिका भाषा अब विलुप्त की कगार पर है। वर्तमान में इसे बोलने वाले केवल 2 लोग ही जीवित हैं जो चकलिया समुदाय से संबंधित हैं। यह बिना लिपि वाली एक भाषा है जो तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। यदि चकलिया समुदाय की इस बात करें तो प्रारंभ में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और बाद में इन्हें केरल में अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया गया। यह समुदाय लंबे समय से अमानवीय व्यवहार का सामना कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण की मेजबानी तमिलनाडु द्वारा की जा रही है। यह पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष कुल 26 गेम्स खेले जाएंगे जिसमें 5500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस संस्करण का शुभंकर वीरमंगई वेल्लू नचियार और लोगो कवि तिरुवल्लुवर की आकृति को बनाया गया है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, इदाते आयोग का संबंध है मौलिक अधिकारों से, पूजा स्थल अधिनियम से, जनजातियों से या फिर बैंकों के ट्विन बैलेंस शीट समस्या से। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर एशियाई विकास बैंक। चलिए अब नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्देल नासिर संस्थापक सदस्य थे। सोशल जस्टिस स्टैच्यू का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर इनमें में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी उड़ीसा। आशा करते हैं आज के बुलेटिन की सभी खबरें आपने ठीक तरह से सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। फिर मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।